everyone. So let's continue the last topic. Okay, that is chapter number 16, probability, set C. Okay, so set C. In the last lecture we have completed till question number 10 from 1 to 10. Yes. So today we are going to start with question number 11. So let's start. See the question number 11 first. There are three persons aged 60, 65, 70 years old. The survival probabilities for these three persons for another 5 years are 0.7, 0.4, 0.2 respectively. What is the probability that at least two of them would survive another 5 years? तो अब आपको दिया क्या गया है? देयर आर थ्री पर्सन एजेड 60, 65, 70. तो तीन पर्सन है जिनके एज 60, 65 और 70 रेस्पेक्टिवली. ठीक है. द सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी फॉर दीज थ्री पर्सन्स फॉर अनदर 5 years आर. तो उनकी सर्वाइवल मतलब कि 5 साल तक, आगे के 5 साल तक वो लोग जिंदा होंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको दी है 0.7, 0.4 एंड 0.2 रेस्पेक्टिवली. ठीक है. और आपसे पूछा क्या जा रहा है? व्हाट द क्वेश्चन इज आस्क्ड is what is the probability that at least two of them would survive another 5 years. तो आगे के 5 साल तक का पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी आपको दे दी है सर्वाइवल की. अब वो पूछ रहा है कि क्या पॉसिबिलिटी है या क्या प्रोबेबिलिटी है कि एटलीस्ट टू ऑफ देम, तीन है उसमें से कम 2 बंदे अगले और 5 साल तक जिंदा रहेंगे. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. गुड क्वेश्चन. सी, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे लिख रही हूँ जो मुझे दिया गया है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. मैं वो तीन बंदों को ए बी सी ले लेती हूँ सर्वाइवल का. ठीक है. सर्वाइवल की प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट पर्सन की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.7 दी है. ठीक है. सर्वाइवल की प्रोबेबिलिटी दी है, तो सर्वाइवल की प्रोबेबिलिटी आपको 0.7 दी है, तो नॉन सर्वाइवल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? कि मतलब जिंदा होने की प्रोबेबिलिटी आपको 0.7 दी है, तो नहीं जिंदा होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो जब नहीं जिंदा होने की प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे तो सेम हम क्या निकालते हैं? ए हमें दिया है और हमें ए डैश निकालना है, मतलब ऑपोजिट. ये सर्वाइवल की दी है, अब हम निकालेंगे कि नॉन सर्वाइवल, वो जिंदा नहीं की प्रोबेबिलिटी क्या होगी. तो हम लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश. राइट. सो 1 माइनस 0.7 जो कि मुझे आ रहा है 0.3. ठीक है. सेम वे हम तीनों का निकाल लेंगे. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सर्वाइवल की हमें दी है 0.4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश नॉन सर्वाइवल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 माइनस 0.4, तो जो क्या है 0.6. ठीक है. सेम वे नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, सर्वाइवल सी की प्रोबेबिलिटी दी है 0.2. अब नॉन सर्वाइवल की प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे पी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डैश दैट इज 1 माइनस 0.2, तो मुझे आ रहा है आंसर 0.8. ओके. अब मेरे पास सर्वाइवल की प्रोबेबिलिटी है तीनों पर्सन की और नॉन सर्वाइवल की भी प्रोबेबिलिटी है मेरे पास तीनों पर्सन की. करेक्ट. ठीक है. अब ये तो मैंने फाइंड कर लिया. अब मुझे एक्चुअली फाइंड करने के लिए क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि एटलीस्ट क्या प्रोबेबिलिटी है कि एटलीस्ट 2 पर्सन अगले और 5 साल तक सर्वाइव करेंगे. ठीक है. क्या प्रोबेबिलिटी है कि एटलीस्ट 2 पर्सन विल सर्वाइव फॉर अनदर 5 years. करेक्ट. तो एटलीस्ट 2 पर्सन बोला मतलब 3 भी हो सकते हैं, तीनों के तीनों भी जिंदा हो सकते हैं, या कम से कम 2 हो सकते हैं. राइट. सो हम देखते हैं. अब हम क्या करेंगे, तो हम जो कंडीशन उन्होंने दी है उससे हम इंडिविजुअली अप्लाई कर दें. मीन्स फॉर एग्जाम्पल हम पहले लेंगे कि जो ए बंदा है वो सर्वाइव कर रहा है. ठीक है. वो जिंदा है. बी वो भी जिंदा है और सी जिंदा नहीं है. ठीक है. तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि ए और बी जिंदा है लेकिन सी जिंदा नहीं है. ठीक है. दूसरी सी जिंदा नहीं मतलब सी डैश आ गया. करेक्ट. नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है कि ए जिंदा है और सी जिंदा है लेकिन बी जिंदा नहीं है. तो बी जिंदा नहीं है तो उसका बी डैश आ गया. नॉन सर्वाइवल तो हमने उसको बी डैश लिया है. राइट. तो ए जिंदा है और सी जिंदा है, बी जिंदा नहीं है, इसलिए मैंने वहां पे बी डैश ले लिया. ठीक है. दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ए जिंदा नहीं है, बी जिंदा है और सी जिंदा है. ए जिंदा नहीं है तो मैं वहां पे ए डैश ले लूंगी. समझ में आ रहा है? इसलिए मैंने यहाँ पे लिया P ऑफ A इंटू P ऑफ B इंटू P ऑफ C डैश, क्योंकि C जिंदा नहीं है, प्लस P ऑफ A इंटू P ऑफ B डैश इंटू P ऑफ C, क्योंकि यहाँ पे B जिंदा नहीं ले रहे हम. थर्ड पॉसिबिलिटी P ऑफ A डैश इंटू P ऑफ B इंटू P ऑफ C, यहाँ पे हम ले रहे हैं कि A जिंदा नहीं होगा तो. ठीक है.
और एक पॉसिबिलिटी और एक फोर्थ पॉसिबिलिटी ये निकलती है यहाँ, ये 3 पॉसिबिलिटी में देखो, इन 3 पॉसिबिलिटी में मैंने 2 को जिंदा रखा और 1 को जिंदा नहीं रखा है, ठीक है, क्योंकि एटलीस्ट 2 बोला था, तो एटलीस्ट 2 को मैंने जिंदा रखा और 1 को नॉन सर्वाइवल बताया, ठीक है। बट एटलीस्ट 2 के जगह पे हम ये भी हो सकता है कि तीनों के तीनों जिंदा हो, राइट, तीनों के तीनों मर गए ये नहीं पॉसिबल है, बट तीनों के तीनों जिंदा हो ये पॉसिबल है, तो मैं उसकी जगह पे लूंगी तीनों के तीनों जिंदा है, ओके, दे आर सर्वाइविंग, सो P of A इंटू P of B इंटू P of C, करेक्ट, इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है, हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ जो कंडीशन उन्होंने हमें दी है, सी क्वेश्चन आपको पढ़ना है ध्यान से, और वो क्या बोल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी मीन्स ही ये होता है कि हम कि एज्यूम करें कि क्या हो सकता है, जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल हम बोल रहे डाइस थ्रो किया या कॉइन थ्रो किया, तो हम एक कॉइन अगर हम थ्रो करते हैं तो हम एज्यूम करते हैं कि क्या गिर सकता है, या तो हेड गिर सकता है या तो टेल गिर सकता है, सेम वे हमें प्रोबेबिलिटी का मतलब ये है कि हमें एज्यूम करना है कि हाँ क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज है अगर ऐसा हो तो सेम में यहाँ पे भी उन्होंने बताया कि 3 लोग हैं, 3 पर्सन है, ठीक है, 3 पर्सन की जिंदा अगले 5 साल जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी उन्होंने हमें दे दी है, तो हमने उनसे क्या निकाला, उनके ना जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी हमने निकाला 1 माइनस प्रोबेबिलिटी करके, राइट, ठीक है, तो हमें दोनों मिल गए, एक तो जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी मिल गई और दूसरी ना जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी भी मिल गई हमें, ठीक है। दूसरी बात उन्होंने हमसे पूछी है कि कम से कम क्या पॉसिबिलिटी है कि कम से कम 2 पर्सन जिंदा हो और अगले 5 साल, ठीक है, तो उसके लिए हम अभी ये कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो 2 पर्सन को हम जिंदा रख रहे हैं और 1 को मार डाल रहे हैं, क्योंकि एक हमें नहीं पता वो कौन सा पर्सन होगा, हमें नहीं पता कि A जिंदा होगा या B या C, तीनों में से कौन सा पर्सन जिंदा होगा और कौन सा पर्सन जिंदा नहीं होगा ये हमें नहीं पता, इसलिए हम सारे पॉसिबिलिटीज को ले रहे हैं यहाँ पर, तो इसीलिए जब मैंने सारे पॉसिबिलिटी लिए तो मेरे पास 4 पॉसिबिलिटीज आ रही है, देखो, एक A B को जिंदा रखा, C को नहीं रखा जिंदा, A और C को जिंदा रख रही हूँ तो B जिंदा नहीं होगा, B और C को जिंदा रख रही हूँ तो A जिंदा नहीं होगा, और 4th पॉसिबिलिटी है कि तीनों के तीनों जिंदा है, ठीक है, समझ में आया। सो अब मैं इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, तो A की वैल्यू 0.7 है सर्वाइवल की, B की वैल्यू 0.4 है सर्वाइवल की, और C डैश की वैल्यू 0.8 है, मींस नॉन सर्वाइवल की, कि वो जिंदा नहीं है, तो 0.8, सेम वे मैं सारे ऐसे ले लूंगी उनके वैल्यूज। अब मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो 0.224 आया, इस तीनों को मल्टीप्लाई किया तो 0.084 आ रहा है, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो 0.024 आ रहा है, प्लस इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो 0.056 आ रहा है, ओके, सो दिस मच इज क्लियर। नाउ वी विल ऐड दिस, व्हेन वी विल ऐड दिस वी विल गेट 0.388 which is your answer of this question, so your answer is option D, that is 0.388। होप कि आपको समझ में आया, बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ इतना है कि हमें पता होना चाहिए कि हमें एग्जैक्टली करना क्या है, अगर हमें क्वेश्चन क्लियर है तो ऑटोमेटिकली वी विल गेट द आंसर, ठीक है। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 11, होप आपको समझ में आया हो। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 12, सी क्वेश्चन नंबर 12 नाउ, टॉम स्पीक्स ट्रूथ इन 30% केसेस, नाउ बोल रहा है कि टॉम स्पीक्स ट्रूथ इन 30% केसेस एंड डिक स्पीक्स ट्रूथ इन 25% केसेस। अब वो 2 पर्सन्स के नाम ले रहा है, एक तो टॉम है और एक डिक है। अब वो बोल रहा है कि टॉम सच 30% केसेस में वो सच बोलता है और डिक जो है वो 25% केसेस में सच बोलता है, ठीक है। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे वुड कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर, कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर, क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे वुड कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर पे जाने से पहले, यानी हमें क्या फाइंड करना है उस पे जाने से पहले हमें क्या दिया है हम उस पे पहले कॉन्सेंट्रेट करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें सिर्फ एक चीज उन्होंने बताई है कि 2 बंदे हैं, एक टॉम और डिक, और वो दोनों कितना % केसेस में सच बोलते हैं, ट्रुथ बोलते हैं। टॉम 30% केसेस में ट्रुथ बोलते हैं और डिक 25% केसेस में ट्रुथ बोलते हैं, ठीक है। अब ये ट्रुथ से हम और क्या फाइंड कर सकते हैं, हम ये फाइंड कर सकते हैं कि कितने % केसेस में वो ट्रुथ नहीं बोलते, राइट। अगर टॉम 30% केसेस में ट्रुथ बोलता है तो बाकी के 70% केसेस में वो ट्रुथ नहीं बोलता है, राइट, एग्जैक्टली, यस।
और डिक सेम वे 25% केसेस में अगर वो ट्रुथ बोलता है, मीन्स बाकी के 75% केसेस में वो ट्रुथ नहीं बोलता है. यस, तो हम लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस. ओके, जो हमें समझ में आ रहा है हम उससे पहले स्टार्ट करते हैं. तो मैंने स्टार्ट किया यहाँ पे. क्वेश्चन नंबर 12 इज हियर. ओके, सो टॉम ये ट्रुथ बोलता है 30% केसेस में और फॉल्स में ले रही हूँ, मतलब ट्रुथ ना बोलने का. फॉल्स 70% केसेस में वो ले रहा है. डिक दूसरा बंदा है जो ट्रुथ 25% बोलता है और फॉल्स 75% बोलता है. तो ये तो मुझे क्वेश्चन से इतना समझ में आ रहा है. अब मैं जो मुझे इंफॉर्मेशन दी गई है फ्रॉम दैट आई विल फाइंड, सी व्हाट आई कैन फाइंड इज, फर्स्ट मैं टॉम का ले रही हूँ. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रुथ क्या है? 30% मीन्स 30/100, राइट. 30% मीन्स 30/100. सो ये ट्रुथ बोलने की प्रोबेबिलिटी है. तो ट्रुथ ना बोलने की प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालेंगे? सेम हमने जैसे यहाँ पे निकाला, सर्वाइवल की 0.7 दी है तो नॉन सर्वाइवल की हमने क्या की? 1 - 0.7. सेम वे हियर इन दिस क्वेश्चन आल्सो, अगर ट्रुथ बोलने की प्रोबेबिलिटी 30/100 है तो ट्रुथ ना बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1 - 30/100, और जिसे भी हम वी विल डिनोट probability t dash, right? Probability t dash. So 1 - 30/100. When we will solve, we will get 70/100, right? Now next, so probability of truth हमें मिल गया 30/100 और probability of non truth ना बोलने की या false बोल लो, so probability of t dash हमें मिल गया 70/100. Same way we will find out dick also, ठीक है? So dick, probability of dick ट्रुथ बोलने की 25/100 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ डिक ना ट्रुथ बोलने की, दैट इज डी डैश, इज 1 - 25/100 विच इज 75/100. क्लियर? यस, दिस मच इज क्लियर. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी 25/100 आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी डैश 75/100 आया. तो इतना तो मुझे अपने क्वेश्चन से समझ में आया और मैंने फाइंड कर लिया. ठीक है, इतना क्लियर है आप लोग को? यस. अब हम बढ़ते हैं, क्या क्वेश्चन पूछा गया हमें क्या फाइंड करना है. ये इतना तो उन्होंने खुद दिया है हमें क्या फाइंड करना है. लेट्स सी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे वुड कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर. कॉन्ट्राडिक्ट, टर्म कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब क्या होता है? ऑपोजिट. मीन्स अगर टॉम जो है वो अगर सच बोलता है ना तो डिक जो है ना वो झूठ बोलेगा. वो होता है कॉन्ट्राडिक्ट, मतलब एक दूसरे को ऑपोजिट करना, एक दूसरे का ऑपोजिट बोलना. अगर टॉम ट्रुथ बोल रहा है तो डिक फॉल्स बोलेगा, अगर टॉम फॉल्स बोल रहा है तो डिक ट्रुथ बोलेगा. ये होता है कॉन्ट्राडिक्ट. तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है. तो सिंपल, उन्होंने ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया है, राइट. तो हम जस्ट उन्होंने जो कहा है हम कर देते हैं. सो अगर टॉम ट्रुथ बोल रहा है तो डिक फॉल्स बोलेगा, प्लस टॉम फॉल्स बोल रहा है तो डिक ट्रुथ बोलेगा, राइट. इसलिए P प्रोबेबिलिटी ऑफ T इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ D डैश प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ T डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ D, राइट. नाउ लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. सो T का था 30/100, D डैश का था 75/100 प्लस T डैश था 70/100 इंटू D था 25/100. सॉल्व करोगे तो अगर आप कैंसिलेशन करना है, मैंने इसलिए वापस से नीचे लिखा ताकि आपको समझ में नहीं आएगा. फिर कैंसिलेशन में वहीं पे कर रही हूँ तो इसलिए मैंने फिर से वही कॉपी किया और कैंसिलेशन मैंने यहाँ पर किया. तो आप कैंसिलेशन भी कर सकते हो या इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके फिर ऐड कर सकते हो. सो वॉट एवर योर चॉइस आप कर सकते हो. ठीक है, तो मैंने कैंसिलेशन किया है तो मुझे कैंसिल करके 9/40 आया प्लस 7/40 आया. अब मेरा डिनोमिनेटर सेम है तो 40 मैंने ले लिया, 9 + 7 मेरा 16/40 हो गया. फिर से ये कैंसिलेशन हो रहा है तो लास्ट टर्म तक मैं कैंसिल कर रही हूँ तो मुझे 2/5 आ रहा है आंसर. तो डेसिमल में जब मैं लूँगी तो 0.4 आ रहा है. ठीक है, सो मेरा आंसर इस क्वेश्चन का है 0.4, दैट इज बी ऑप्शन 0.400, राइट. सो दैट इज माई आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12. यस, इजी, सिंपल. सी, दिखने में बहुत टफ लगता है या क्या दिया है समझ में नहीं है, बट स्टेप बाय स्टेप, यानी आप ध्यान से पढ़ो, एक एक लाइन ध्यान से पढ़ो और वो क्या कहना चाहता है उसकी भाषा समझो. बस वो क्या कहना चाहता है, हमें क्या कन्वे करना चाहता है, क्या मैसेज दे रहा है हमें, उसको समझो. वो अपना आप कॉपी करो, ऑटोमेटिकली आपको फिर क्या करना है आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा. सो नथिंग टू वरी, वेरी इजी. ओके, जस्ट प्रैक्टिस इट. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 13 नाउ. See question number 13. There are 2 urns. The first urn contains 3 red and 5 white balls. तो 2 urns है
उस दो अर्न्स में पहले अर्न में 3 रेड बॉल है एंड 5 वाइट बॉल्स है, whereas the second urn contains 4 red and 6 white balls. ठीक है, a ball is taken at random from the first urn and is transferred to the second urn. अब वो क्या बोल रहा है कि हम एक बॉल रैंडमली सेलेक्ट कर रहे हैं फर्स्ट अर्न में से और उसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं सेकेंड अर्न में, यानी फर्स्ट अर्न में से मैंने एक बॉल उठाया और मैंने उसको सेकेंड अर्न में डाल दिया. ठीक है, नाउ अनदर बॉल इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द सेकेंड arm दिया, सॉरी इट इज सेकेंड अर्न ओनली. ठीक है, सो नाउ अनदर बॉल इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द सेकेंड अर्न. द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड बॉल वुड बी रेड इज, तब वो बोल रहे हैं, वो हमसे क्या पूछ रहे हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो सेकेंड बॉल है वो रेड होगा. ठीक है, तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा क्वेश्चन में क्या दिया है, सबसे पहले हम वो उतार लेते हैं. ठीक है, तो 2 अर्न्स हमें दिए हैं 1 और 2. ठीक है, तो फर्स्ट अर्न में मेरे पास 3 रेड है और 5 वाइट बॉल्स है. सेकेंड अर्न में मेरे पास 4 रेड है और 6 वाइट बॉल्स है. तो इतना तो मुझे समझ में आ गया. ठीक है, अब नेक्स्ट वो क्या बोल रहा है कि एक अर्न में से वो रैंडमली एक बॉल उठा रहा है. ठीक है, एक बॉल उठा रहा है और वो दूसरे में डाल दे रहा है, दूसरे अर्न में डाल दे रहा है. ठीक है, सेम चीज वो फिर से सेकेंड अर्न में से एक बॉल उठा रहा है और फर्स्ट में डाल दे रहा है. ठीक है, तो ये एक्सचेंज हो रहा है वहां पर. और वो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो बॉल उसने उठाया वो रेड होगा. ठीक है, तो रेड के बारे में बात कर रहे थे, हम सिर्फ रेड पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं. ओके, सो सी नाउ रेड. अब रेड की क्या पॉसिबिलिटी है, फर्स्ट अर्न में कितने रेड बॉल्स है, 3 है, कितने में से टोटल कितने बॉल है, 8 है, तो 3/8 मैंने यहाँ पे ले लिया. ठीक है, अब इस एक रेड बॉल को उसने सेकेंड अर्न में ट्रांसफर कर दिया. ध्यान से सुनिए फिर से, वेरी केयरफुली सी. रेड पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं हम अभी फिलहाल. तो मेरे पास फर्स्ट अर्न में 3 रेड बॉल्स है. देयर आर 3 रेड बॉल्स आउट ऑफ हाउ मेनी बॉल्स आर देयर टोटल, 8, राइट? इफ यू वांट आई कैन राइट देयर, सी 8 और यहाँ पे 10 है टोटल, करेक्ट? यस. सो 3 रेड बॉल्स है आउट ऑफ 8 बॉल्स. ठीक है, इनटू, अब मैंने क्या किया, ये फर्स्ट अर्न में से एक रेड बॉल उठाया और मैंने उसको सेकेंड अर्न में डाल दिया. ठीक है, एक रेड बॉल मैंने उठाया, उसको मैंने सेकेंड अर्न में डाल दिया. जब मैंने उसको सेकेंड अर्न में डाल दिया तो मेरे रेड बॉल्स अब कितने हो गए सेकेंड अर्न में, पहले तो 4 है ऑलरेडी वहां पे, अब मैंने एक रेड बॉल और डाल दिया तो अब कितने हो गए, 5 हो गए, राइट? 5 रेड बॉल्स हो गए और टोटल बॉल्स कितने थे वहां पे, 10, लेकिन मैंने अभी और एक बॉल डाला है तो टोटल कितने हो गए, 11. तो मेरा यहाँ पे जो डालने के बाद जो प्रोबेबिलिटी हो जाती है वो 5/11 हो जाता है, करेक्ट? अगेन आई विल टेल, यहाँ पे फर्स्ट अर्न में 3 रेड बॉल्स है आउट ऑफ 8, तो मैंने वो ले लिया 3/8 इनटू, अब मैं एक रेड बॉल को उठा के, जैसे कि उन्होंने कहा है कि हमने रैंडमली एक बॉल को उठाया और सेकेंड अर्न में ट्रांसफर कर दिया, तो मैंने यहाँ से एक रेड बॉल को उठाया और सेकेंड अर्न में ट्रांसफर कर दिया. जब मैंने सेकेंड अर्न में ट्रांसफर किया तो यहाँ पे ऑलरेडी 4 रेड बॉल्स थे, लेकिन मैंने अभी और एक रेड बॉल डाला है, तो अभी कितने रेड बॉल हो गए उसमें, 5 रेड बॉल्स हो गए, राइट? और टोटल पहले से उसमें 10 बॉल्स थे, लेकिन अभी मैंने और एक ऐड किया तो 11 हो गया, तो मेरा यहाँ पे चेंज होके हो गया 5/11, करेक्ट? यस, तो ये तो पॉसिबिलिटी है. अब मैं व्हाइट बॉल पे जाती हूँ, तो व्हाइट बॉल पे मैं जब जाऊंगी तो मेरे पास व्हाइट बॉल कितने हैं, 5/8, तो यहाँ पे तो मैंने वही लिखा 5/8. ठीक है, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी देखो कितना है, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी व्हाइट की नेक्स्ट पॉसिबिलिटी. बट एक चीज यहाँ पे, ऐसे तो अगर हम देखेंगे तो 6/10 है नेक्स्ट पॉसिबिलिटी व्हाइट की, बट उसने क्या, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालने बोली, रेड की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए कहा है उसने. तो अगर हमने व्हाइट बॉल डाला भी तो वो हमें फर्क नहीं पड़ रहा है वहाँ पे, क्योंकि हमें सिर्फ रेड बॉल की पॉसिबिलिटी निकालनी है, व्हाइट बॉल की नहीं. वो बोल रहे हैं कि जो बॉल मैंने डाला है, ट्रांसफर किया है, वो रेड होना चाहिए, व्हाइट नहीं. तो अगर रेड होना चाहिए, व्हाइट नहीं, बट यहाँ पे तो मैं व्हाइट का पॉसिबिलिटी ले रही हूँ, तो मैंने तो कोई बॉल डाला ही नहीं, मतलब रेड का, तो रेड का कोई बॉल डाला ही नहीं मैंने, तो मेरा रेड बॉल यहाँ पे 4 ही है, तो उसकी पॉसिबिलिटी में 4 और एक व्हाइट बॉल डाल दिया, तो इसलिए 11 आ गया. ठीक है, आई थिंक थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा ना, मैं फिर से बताती हूँ. हम अभी सिर्फ व्हाइट बॉल पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, ठीक है? तो मैंने व्हाइट बॉल पे कॉन्सेंट्रेट किया, लेकिन वो
व्हाइट बॉल पे कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ, लेकिन मुझे प्रोबेबिलिटी रेड बॉल की निकालनी है, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ से मेरा व्हाइट बॉल का है 5/8, तो ये तो क्लियर है। तो मैंने एक व्हाइट बॉल उठा के यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, समझो डाल दिया मैंने, एक व्हाइट बॉल उठा के मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो मेरा यहाँ पे व्हाइट बॉल अभी 7 हो जा रहा है, राइट, 7 व्हाइट बॉल हो गए। लेकिन मुझे प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, रेड बॉल की निकालनी है, व्हाइट बॉल की नहीं निकालनी है। तो इसलिए मैं अभी यहाँ पे जब लिखूंगी तो मैं रेड बॉल की ही प्रोबेबिलिटी लिखूंगी, ठीक है। तो रेड बॉल तो मेरा 4 ही है अभी यहाँ पे, क्योंकि मैंने तो व्हाइट बॉल डाला है, रेड बॉल तो डाला ही नहीं है अभी फिलहाल इस केस में, सेकेंड केस में। तो मैंने अगर व्हाइट बॉल डाला है तो रेड बॉल तो मेरे 4 ही है, लेकिन टोटल बॉल तो चेंज हुए, क्योंकि एक व्हाइट बॉल तो मैंने डाला है, तो टोटल बॉल 11 आ गया वहां पर, राइट। तो इसलिए मैं यहाँ पे 4/11 दे दूँ। समझ में आई बात? यस। सो अब मैं इन दोनों का कॉम्बो करती हूँ, तो 3/8 इंटू 5/11 आ गया। तो ये केस था रेड बॉल का प्लस, और ये केस था व्हाइट बॉल का, जिसके वजह से ये व्हाइट बॉल की वजह से यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, सिर्फ इतना इफेक्ट आ रहा है कि टोटल बॉल चेंज हो रहा है, जो कि 10 बॉल्स थे अब 11 हो गए, क्योंकि हमने व्हाइट बॉल डाला। अगर रेड बॉल होता तो हमारे यहाँ पे भी 5/11 आ जाता, बट हमने इस केस में हमने सोचा कि यहाँ पे रेड बॉल नहीं ट्रांसफर किया, उसने व्हाइट बॉल ट्रांसफर किया, ठीक है, क्योंकि हमने व्हाइट का केस लिया, क्योंकि रेड पहले ही रेड का केस तो हमने पहले ही ले लिया, जो कि 5/11 आ गया, तो यहाँ पे हमने वो नहीं लिया फिर, ठीक है। अब तो ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 15/88 आया प्लस 20/88 आ गया, ये टोटल ऐड करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो 88 एंड 15 + 20 किया तो 35। तो मेरा यहाँ पर वैल्यू आ रहा है 35/88, जो है मेरा आंसर बी, ऑप्शन बी। सो दिस क्वेश्चन आंसर इज option B, that is 35/88 for question number 13. Very interesting question, बहुत सिंपल कह सकते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी है, बस थोड़ा सा सोचने की जरूरत है कि वो क्या बोल रहा है। एक्चुअली देखा जाए तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है उन्होंने, राइट, क्योंकि मतलब इतना सोचना, इतना दिमाग को दौड़ाना, वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो, वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, ठीक है। उस टाइम पे जब हम एग्जाम लिख रहे हो तो दिमाग इतनी तेजी से दौड़ाना आना चाहिए, ठीक है। तो जैसे हमने कहा, जैसे उसने कहा, हमने वैसा वैसा ही किया। बस मैंने जैसे आपको पहले कहा है कि हमें बस एक चीज़ याद रखनी है कि हमारे सामने जो क्वेश्चन आया है वो हमें क्या बताना चाह रहा है, ठीक है, वो हमसे क्या बताना चाह रहा है और हमसे क्या पूछ रहा है बदले में। तो अब इस क्वेश्चन में उसने हमें बताया कि 2 अर्न है और उसमें इतने इतने रेड बॉल है, इतने इतने वाइट बॉल है, ठीक है, और वो फिर हमसे क्या और बोल रहे हैं कि एक बॉल हम ट्रांसफर कर रहे हैं सेकेंड अर्न में, सेम वे हम सेकेंड अर्न से फिर एक बॉल ट्रांसफर कर रहे हैं फर्स्ट में, ठीक है। और वो हमसे बोलने क्या चाह रहे हैं, मतलब पूछना क्या चाह रहा है कि अब आप बताओ कि मेरी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि रेड बॉल्स ही हो, वो जो हम ट्रांसफर कर रहे हैं वो रेड बॉल ही हो, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट केस में हमने ले लिया कि 3/8 तो रेड बॉल था ही हमारे फर्स्ट टर्न में, और फर्स्ट टर्न से मैं अगर सेकेंड टर्न में मैंने डाल दिया तो वहाँ पे एक रेड बॉल बढ़ गया है, बस सिंपल, तो 5/11 आ गया, राइट। और दूसरे केस में हम बता रहे हैं व्हाइट में, तो व्हाइट की तो पॉसिबिलिटी 5/8 है, लेकिन अगर मैं एक बॉल व्हाइट का डाल रही हूँ इसमें, अभी तक तो रेड बॉल है नहीं ये व्हाइट वाले इसमें, तो व्हाइट बॉल अगर मैं ट्रांसफर कर रही हूँ तो रेड पे तो मेरा कोई इफेक्ट गिरेगा ही नहीं, तो रेड तो 4 ही आया, लेकिन टोटल पे इफेक्ट गिरेगा क्योंकि टोटल तो 10 था और अभी मैंने एक व्हाइट बॉल उसमें ट्रांसफर किया है तो मेरा 11 हो गया, राइट। तो यहाँ पे 4/11 हो गया। देन जस्ट द सिंप्लीफिकेशन, यहाँ हम जस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो वेरी इजी, गुड क्वेश्चन, ओके, जस्ट सी। Okay, now question number 14. See, for a group of students, 30%, 40% and 50% failed in physics, chemistry and at least one of the 2 subject respectively. यानी वो बोल रहा है कि for a group of students, तो कुछ students 30% फिजिक्स में फेल है, 40% केमिस्ट्री में फेल है और 50% बच्चे जो है वो इन दोनों सब्जेक्ट में किसी तो एक में फेल है, ओके, फिजिक्स या केमिस्ट्री में से किसी में एक में तो फेल है। तो यानी ये तो आपको जो 30% दिया है वो फिजिक्स का फेलियर बताया, 40% जो दिया है वो केमिस्ट्री का फेलियर बताया और 50% जो दिया है ना वो एटलीस्ट वन ऑफ द 2 सब्जेक्ट बोला, राइट। एटलीस्ट वन ऑफ द 2 सब्जेक्ट मतलब कोई तो एक यूनियन, उनका यूनियन मीन्स यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री का यूनियन 50% बच्चे फेल है, ठीक है। इन एन एग्जामिनी इफ एन एग्जामिनी is selected at random,
what is the probability that he passed in physics if it is known that he failed in chemistry? अब वो बोल रहे हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि अगर हम ले कि वो फिजिक्स में तो पास है बट केमिस्ट्री में फेल्ड है. ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये सम जो है ना वो फुल ऑफ फॉर्मूलेज है. सारे फॉर्मूलेज यहाँ पे आ रहे हैं, वन बाय वन कैसे फॉर्मूलेज को ट्रांसफर करना है, कौन सा फॉर्मूला सही कहाँ से डिराइव होगा, सब इस सम में भरा हुआ है. तो ध्यान से सुनिए एंड डोंट गेट पैनिक. ठीक है, वेरी इजी बट फुल ऑफ फॉर्मूलाज. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट फिजिक्स को हम P डिनोट करते हैं और केमिस्ट्री को C डिनोट करते हैं. ठीक है, अब हमें दिया है फेलियर ऑफ फिजिक्स, राइट. तो फिजिक्स P हम पास का ले लेते हैं और P डैश हम फेलियर का ले लेते हैं इन फिजिक्स. ठीक है, और सेम वे C केमिस्ट्री को डिनोट कर रहा है, तो C हम पास का ले लेते हैं केमिस्ट्री में और C डैश हम केमिस्ट्री में फेलियर को ले लेते हैं. ठीक है, तो P डैश तो हमें दिया है 30%, तो 30/100. तो यहाँ से मैं P फाइंड कर लेती हूँ. तो P प्रोबेबिलिटी ऑफ P यानी पास की संख्या आ जाएगी 1 - 30/100 जो कि है 70/100, यानी 70% लोग फिजिक्स में पास है क्योंकि 30% फेल थे. करेक्ट. सेम वे यहाँ पे अभी केमिस्ट्री में फेलियर आपको दिया है 40%, तो 40/100 ले लिया. तो केमिस्ट्री में पास का परसेंट आ जाएगा 1 - 40/100 जो कि है 60/100, यानी 60% बच्चे केमिस्ट्री में पास है और 40% फेल है. सिंपल. तो इतना तो हमें दिया हुआ है. नेक्स्ट हमें बोल रहा है वो फेल्ड इन एटलीस्ट वन ऑफ द टू सब्जेक्ट. एटलीस्ट वन ऑफ द टू सब्जेक्ट यानी उन दोनों सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट में तो फेल है. तो जब ऐसा कुछ दिया है, एटलीस्ट बोला है वन ऑफ द सब्जेक्ट, मीन्स हम उसका यूनियन ले लेते हैं, दोनों सब्जेक्ट का यूनियन ले लेते हैं. और फेलियर बोला है इसलिए हम प्रोबेबिलिटी ऑफ P यूनियन C का डैश ले रहे हैं, राइट. क्योंकि फेलियर को हम डैश से डिनोट कर रहे हैं ना, तो P यूनियन C का डैश ले लिया मैंने. ठीक है, इज इक्वल टू 50/100 हमें दे दिया. अब यहाँ से P यूनियन C का डैश से हम P यूनियन C के डैश को हम प्रोबेबिलिटी ऑफ P इंटरसेक्शन C का डैश भी ले सकते हैं. ठीक है, P यूनियन C के डैश को हम प्रोबेबिलिटी ऑफ P इंटरसेक्शन C का डैश भी कह सकते हैं. ठीक है, और तो यहाँ से मुझे अभी ये मुझे P इंटरसेक्शन C का डैश मेरे पास है, तो यहाँ से मुझे अभी P इंटरसेक्शन C फाइंड करना है. यानी फेलियर मेरे पास है तो मुझे अभी पास वाला इंटरसेक्शन चाहिए. तो प्रोबेबिलिटी P इंटरसेक्शन C का मतलब पास का मुझे कैसे मिलेगा 1 - P इंटरसेक्शन C का डैश, राइट. तो मेरे को फिर से मैं करूँगी 1 - 50/100 तो मुझे 50% ही मिलेगा. यानी अगर दोनों का इंटरसेक्शन 50% है फेलियर में, तो दोनों का इंटरसेक्शन 50% ही होगा पास में भी, राइट. ओके, ये समझ में आया. सिंपल. यूनियन दिया है तो यूनियन को मैं जब यूनियन डैश में दिया है तो मैं उसको इंटरसेक्शन में भी डैश में ले सकती हूँ, बोथ आर सेम. ठीक है, अब चलो जो उसने बोला है वो हम फाइंड करते हैं. यहाँ तक तो उसने मुझे दिया हुआ था. ठीक है, इतना उसने मुझे बताया था. अब जो मुझे वो पूछ रहा है वो मैं उसे फाइंड करके बताती हूँ. तो पास्ड इन फिजिक्स बोल रहा है एंड फेल्ड इन केमिस्ट्री बोल रहा है वो, करेक्ट. तो पास्ड इन फिजिक्स मतलब P और फेल्ड इन केमिस्ट्री मतलब C डैश, करेक्ट. उसको P/C डैश चाहिए. ठीक है, P/C डैश चाहिए. तो P को मैं P/C डैश को मैं P इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी P इंटरसेक्शन C डैश अपॉन P C डैश भी ले सकती हूँ. ये आप समरी में देखोगे, आपके चैप्टर के समरी में, तो आपको ये सारे फॉर्मूलेज वहाँ पे मिल जाएंगे. ठीक है, तो मैंने सिंपली क्या किया, P के जगह पे मैं P इंटरसेक्शन C डैश ले रही हूँ. ठीक है, ये फॉर्मूला ये है, देखो सेम ये फॉर्मूला है. P/B जब दिया रहता है तो हम लेते हैं P इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B. तो यहाँ पर C डैश है, P/C डैश है, इसलिए मेरा यहाँ पे C डैश आया है. ठीक है, ओके. अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. तो मेरे पास P इंटरसेक्शन C डैश है क्या? नहीं है. है? नो ना? नहीं है. तो P इंटरसेक्शन C डैश मुझे कैसे मिलेगा? P इंटरसेक्शन C डैश इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ P माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ P इंटरसेक्शन C करके मुझे मिलेगा. ठीक है, फिर से सेम फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डैश मुझे मेरे पास कैसे मिलता है? P ऑफ A माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B करके मिलता है. तो ये फॉर्मूला सेम मैंने यहाँ पे अप्लाई किया. ठीक है, ये सारे फॉर्मूले आपकी समरी में है, यू कैन चेक इट. सो नाउ
अब मैं इसको यहाँ पे ले रही हूँ, तो पी प्रोबेबिलिटी ऑफ पी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ पी इंटरसेक्शन सी अपॉन फॉर्मूले में फिर से जा रही हूँ। ये जो मेरा एक्चुअल मेन सॉल्व करने का ये था, तो ये ऊपर को मैंने सॉल्व किया यहाँ पर, अभी नीचे अपॉन वाला वैसे का वैसे ही लिख रही हूँ मैं, ठीक है, जो कि है प्रोबेबिलिटी सी डैश, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डैश, ठीक है। अब मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करती हूँ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पी मेरे पास 70/100 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ पी इंटरसेक्शन सी जो कि मैंने यहाँ पर फाइंड किया है वो मेरा 50/100 है, होल डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डैश जो कि मेरा 40/100 है। तो मैंने ले लिया। अब जस्ट वी विल सॉल्व इट। तो ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो मेरा 70 - 50 किया तो 20/100 आ गया, और ये 40/100 है। तो ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो रेसिप्रोकल हो गया, तो 40/100 का 100/40 आ गया। Then I will cancel it and I will get the answer half. Okay, so I am getting the answer half, which is your option A. Okay, तो कुछ क्वेश्चन मतलब इतना टफ नहीं है, पर इतना इसमें ये है प्रॉब्लम कि यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूलेज का कॉम्बो पैक है। वी कैन से कि ये फॉर्मूला का कॉम्बो पैक है, ठीक है, सारे फॉर्मूलेज इसमें आ गए। यहाँ पे एक्चुअली ये जो फॉर्मूला है ना वो डी मॉर्गन्स लॉ का फॉर्मूला है, ठीक है। तो सारे फॉर्मूलेज यहाँ पे मोस्टली कवर हो रहे हैं, तो आप समरी में जाके सारे फॉर्मूलेज चेक कर सकते हो, और देन वी कैन सॉल्व इट लाइक दिस। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 15। सी, अ पैकेट ऑफ 10 इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इज नोन टू इंक्लूड 2 डिफेक्टिव्स, ठीक है। तो एक 10 इलेक्ट्रॉनिक्स का कंपोनेंट्स है जिसमें 2 डिफेक्टिव पीसेस है। इफ अ सैंपल ऑफ 4 कंपोनेंट इज सेलेक्टेड रैंडम, अब हमें कितना सेलेक्ट करना है, 4 सेलेक्ट करने हैं, okay, randomly. If an from the packet, what is the probability that the sample does not contain more than defective? तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो 4 हम सेलेक्ट करेंगे उसमें देयर विल नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव पीस, मतलब एक से ज्यादा डिफेक्टिव पीस नहीं होना चाहिए। नहीं होगा तो भी चलेगा, बट एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 2 आते हैं, एक तो नहीं होगा तो भी चलेगा, मतलब एक से ज्यादा नहीं बोल रहे हैं, मतलब नहीं होगा तो भी चलेगा, लेकिन ज्यादा एक होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सिंपल, वेरी सिंपल एंड वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो। सी, 10 इलेक्ट्रॉनिक्स है, डिफेक्टिव 2 है, तो बच्चे नॉन डिफेक्टिव 10 में से 2 चले गए, तो बच्चे 8 जो है वो नॉन डिफेक्टिव है, करेक्ट। अब 4 कंपोनेंट्स हमें सेलेक्ट करने सैंपल, तो नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव बोला है, और नो डिफेक्टिव पीस भी चलेगा, राइट। इन शॉर्ट हमें ये पता चलता है कि वो अगर एक बोल रहा है कि मतलब एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब नहीं होगा तो भी उसके लिए अच्छा ही है, डिफेक्टिव पीस नहीं होगा तो भी अच्छा है, तो हम दोनों भी कंडीशन लेके सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला मैं कंडीशन ले रही हूँ जहां पर मैं 2 डिफेक्टिव पीस है उसमें से एक भी डिफेक्टिव पीस नहीं ले रही हूँ, ठीक है। जो मुझे 4 सेलेक्ट करने हैं ना उसमें एक भी डिफेक्टिव पीस मैं नहीं ले रही हूँ, तो उसके लिए 2 डिफेक्टिव पीस है उसमें से मैंने एक भी नहीं लिया, मतलब 0 आ गया, तो मेरे यहाँ पे कॉम्बिनेशन 2C0 का आ गया, इनटू अब अगर मैंने नहीं लिया है तो मुझे अभी मेरे पास कितने बाकी पीसेस बचे, 8, उसमें से मुझे कितने सेलेक्ट करने हैं, 4 सेलेक्ट करने हैं, राइट। 4 सैंपल सेलेक्ट करने हैं ना, 4 सेलेक्ट करने हैं, क्योंकि मैंने तो एक भी डिफेक्टिव नहीं लिया, तो बचा 8 है, तो 8 में से मुझे पूरे 4 तो सेलेक्ट करने ही पड़ेंगे, तो 8C4 का यहाँ पे कॉम्बिनेशन आ गया, समझ में आया। 2 डिफेक्टिव पीस था उसमें से मैंने एक भी नहीं लिया, तो बचे 8 नॉन डिफेक्टिव पीस, उसमें से मुझे चारों के चारों सेलेक्ट करने पड़ेंगे, करेक्ट। तो 8C4 आ गया। प्लस दूसरा मैं कर सकती हूँ कि मैं नॉट मोर देन 1 बोला है तो एक डिफेक्टिव पीस ले लेती हूँ, ठीक है। तो बचे हुए 3 जो है वो मुझे बाकी के नॉन डिफेक्टिव में से चूज करने पड़ेंगे, तो मैंने एक डिफेक्टिव पीस अगर चूज किया तो कितने में से चूज करेंगे, 2 में से मैंने एक सेलेक्ट किया था 2C1, और बचे 8 नॉन डिफेक्टिव, उसमें से मुझे कितने भी बचे हुए लेने पड़ेंगे 3, क्योंकि 4 सेलेक्ट करने, तो एक तो मैंने नॉन डिफेक्टिव सेलेक्ट कर दिया, बाकी बचे 3, तो इसलिए 8C3 आ गया, और पूरा टोटल कितना था 10C4, ठीक है। 10 आइटम्स है या 10 इलेक्ट्रॉनिक है, उसमें से मुझे 4 सेलेक्ट करने, इसलिए वो होल डिवाइडेड बाय 10C4 आ गया। होप आपको समझ में आया कि मैं यहाँ पे आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। एक कंडीशन ये ली, इतना ये जो इतना पार्ट है ना वो एक कंडीशन है जिसमें मैंने लिया है एक भी डिफेक्टिव पीस नहीं लिया, तो बाकी के चारों पीसेस मुझे नॉन डिफेक्टिव में से सेलेक्ट किए। दूसरा कंडीशन मैं ले रही हूँ कि एक डिफेक्टिव पीस मैं ले रही हूँ 2 में से, तो बाकी के 8 में से मुझे भी बाकी के 3 ही सेलेक्ट करने, ठीक है। और पूरा कितना था 10C4। जस्ट अब इसको सॉल्व करूंगी, 2C0 हमेशा 1 होता है, 0 आया तो मीन्स 1, इंटू 8C4 दूंगी तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, 4 नंबर्स लेंगे, अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, उसको कैंसिलेशन सब करके मुझे यहाँ पर 70 आ रहा है, तो मैंने वो 70 यहाँ पे लिख दिया।
बचा हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरा 2C1 हमेशा 2 ही आएगा, राइट, और 8C3 है, तो 8C3 को मैंने 8 × 7 × 6 लिया अपॉन 3 × 2 × 1, करेक्ट। तो यहाँ पे कैंसिलेशन करके मेरा 112 आ रहा है। होल डिवाइडेड बाय नीचे 10C4 है, तो 10 × 9 × 8 × 7 अपॉन 4 × 3 × 2 × 1, करेक्ट। तो ये सॉल्व करके मेरा 210 आ गया। अब मैं इन दोनों को ऐड कर रही हूँ, तो मेरा 182 आ रहा है, ठीक है, 18⁻² लग रहा है, पर इट इज 182 होल डिवाइडेड बाय 210। तो जब मैं कैंसिलेशन करूंगी तो 13/15 आंसर आ रहा है, ठीक है। और 13/15 आपके टेक्स्ट बुक में ऑप्शन सी है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। ओके, इजी सम, या okay, now question number 16. See, question number 16. 8 identical balls are placed at random in 3 bags. What is the probability that the first bag will contain 3 balls? अब क्या पूछा गया है? 8 identical balls are placed at random in 3 bags. तो 3 बैग आपके पास है और 8 identical balls को हमें उन 3 बैग में रखना है, प्लेस करना है, ठीक है। What is the probability that the first bag will contain 3 balls? अब वो बोल रहे हैं हमें कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो फर्स्ट बैग है उसमें 3 बॉल्स होंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। 3 बैग्स 8 बॉल्स हमारे पास, हमने ये 3 बैग ले लिए समझो। अब ये फर्स्ट बैग में वो बोल रहा है कि 8 बॉल में से 3 बॉल जो है ना, 8 बॉल में से 3 बॉल जो है वो फर्स्ट बैग में, राइट, ऐसे ही कुछ बोल रहे हैं, या फर्स्ट बैग विल कंटेन 3 बॉल्स, राइट। तो बोल रहे हैं कि 8 बॉल में से 3 बॉल जो है वो फर्स्ट बैग में, तो हमारा कॉम्बिनेशन क्या रहता है 8C3 का, राइट। 8 बॉल्स है, उसमें से 3 बॉल जो है वो फर्स्ट बैग में, ठीक है। बाकी बचे कितने हैं? 2 बैग बचे, और बॉल कितने हैं? 5, तो उसको हम 2:5 लिख रहे हैं, ठीक है। 2 बैग है और 5 बॉल्स है, होल डिवाइड बाय पूरे कितने थे? 8, ठीक है, और बैग कितने थे? 3, तो 3:8, यानी ये जो है ये 2 बैग है, उसमें से 5 बॉल डालने हैं, और ये पूरे एक्चुअली पूरा कितना है? 3 बैग्स था, उसमें 8 बॉल एडजस्ट करनी, तो इसको हम इस तरह से लेते हैं। सेम क्वेश्चन आपको आपके टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल 16.25 में दिया गया है, देखिए 16.25 पेज नंबर, वही पेज नंबर भी है 16.25 पेज नंबर, एग्जाम्पल 16.25. See, if 8 balls are distributed at random among 3 boxes, what is the probability that the first box would contain 3 balls? सेम क्वेश्चन है। अब यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन किया है, देखो सेम मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। द फर्स्ट बॉल कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द फर्स्ट बॉक्स और सेकेंड बॉक्स और थर्ड बॉक्स, है ना। पहला बॉल हम किसी में भी डाल सकते हैं, या तो पहले में, या तो दूसरे में, या तो तीसरे में। इट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 वेज, तो 3 वे में हम बॉल को डाल सकते हैं। सिमिलरली द सेकेंड बॉल ऑल्सो कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 वेज, सेम दूसरा बॉल भी हम उसी तरह एडजस्ट कर सकते हैं, तीसरा बॉल भी हम उसी तरह एडजस्ट कर सकते हैं, राइट। Thus the first 2 balls can be distributed in 3:2 ways, यानी 3 बॉल को हम 3 वेज में हम कर सकते हैं, 2 बॉल को। Proceeding in this way, we find that 8 balls can be distributed to 3 boxes in 3:8 ways, which is the total number of elementary events. तो टोटल इवेंट क्या है हमारा यहाँ पे? टोटल इवेंट ये है कि हमारे पास 3 बैग है और उस 3 बैग में हमें 8 बॉल्स को एडजस्ट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन में उस इवेंट को 3:8 वेज के हिसाब से दिखा रहे हैं, यानी 3:8, यानी 3 बैग और 8 बॉल, तो 3:8। तो इस क्वेश्चन में हम उसे टोटल को 3:8 ले रहे, क्लियर। तो यहाँ पे 3:8 क्यों आया? क्योंकि 3 बैग है और 8 बॉल्स को एडजस्ट करने उसमें, तो 3:8। सेकेंड देखिए, लेट ए बी द इवेंट दैट द फर्स्ट बॉक्स कंटेन 3 बॉल्स विच इम्प्लाइज दैट द रिमेनिंग 5 बोथ मस्ट गो टू द रिमेनिंग 2 बॉक्स। अब वो दूसरे में क्या बता रहा है कि फर्स्ट बैग में 3 बॉल है, तो बचे जो 5 बॉल्स है वो बाकी के 2 बैग में एडजस्ट करने हैं, करेक्ट। तो जो 3 बॉल बोला है फर्स्ट बैग में, तो वहां पर हम क्या करेंगे? कॉम्बिनेशन का फैक्टर लेंगे, क्योंकि 8 बॉल में से कोई भी 3 बॉल हम फर्स्ट बैग में डाल रहे हैं, राइट। इसलिए 8C3 वहां पे आ जा रहा है, समझ में आ रहा है। 8 बॉल और 8 पूरे बॉल में से 3 बॉल को हम सेलेक्ट कर रहे हैं फर्स्ट बैग के लिए, तो इसलिए वहां पे 8C3
इसका कॉम्बिनेशन आ जा रहा है 8C3 का। और बच्चे अभी क्या है, बच्चे हमारे पास 5 बॉल है और कितने बैग है 2, तो इसलिए उसको हम 2⁵ ले रहे हैं कि 2 बैग में 5 बॉल को एडजस्ट करना है, तो 2⁵ ले रहे हैं उसको। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग है बट इस क्वेश्चन को हम इसी तरह से दिखा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में ये एग्जांपल दिया था, सेम क्वेश्चन है, उसको इसी वे में किया था और ये इजी वे भी है, तो मैंने भी इसको इसी तरह से एक्सप्लेन कर रही हूँ। सो होप कि आपको समझ में आए। तो 2⁵ कैसे आया समझ में आया कि 2 बैग और 5 बॉल्स और टोटल 3 बैग्स है और 8 बॉल्स को उसमें एडजस्ट करने हैं। और ये जो है वो उन्होंने क्योंकि प्रोबेबिलिटी पूछी थी, फर्स्ट बैग में 3 बॉल्स चाहिए, तो इसलिए 8C3 का कॉम्बिनेशन। अब जस्ट इसको सॉल्व करना है, तो 8C3 का 8 × 7 × 6 अपॉन 3 × 2 × 1 × 2⁵ और अपॉन 3⁵. तो इसको सॉल्व करके मुझे 56 आया और 2⁵ यानी 2 को 5 टाइम्स 2 × 2 × 2 × 2 तो मुझे 32 आ रहा है और 3 को 8 टाइम्स तो 3 × 3 × 3 तो मुझे 6561 आ रहा है। अब इनको मल्टीप्लाई किया तो 1792 आ रहा है अपॉन 6561 डिवाइड किया तो 0.2731 आ रहा है, जो कि मेरा ऑप्शन ए है। ओके, सो फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 16 योर आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, समझ में आया? If you want, you can refer this example 16.25 also again. ठीक है, in your textbook. Now let's move to question number 17. Yeah, हाँ 17. See question number 17. X and Y stand in a line with 6 other people. अब वो बोल रहे हैं कि X और Y जो है वो एक लाइन में खड़े हैं और 6 बंदों के साथ और 6 people के साथ और 6 person के साथ, you can say. ठीक है, What is the probability that there are 3 persons between them? अभी क्या प्रोबेबिलिटी है कि उन दोनों के बीच में X और Y के बीच में 3 लोग खड़े, 3 पीपल खड़े। ठीक है, तो हम अब यहाँ पे ले लेते हैं XY + 6 अदर पीपल बोले ना, ये टोटल पीपल कितने हो गए 2 + 6 8 लोग हमारे पास है। ठीक है, 8 लोग हमारे पास है, तो मीन्स आपका फैक्टोरियल 8 हो गया। टोटल क्या हो गया फैक्टोरियल 8 का फैक्टोरियल यानी 8 लोग हमारे पास है। अब इस क्वेश्चन में हम फैक्टोरियल यूज करेंगे। ठीक है, टोटल 8 मतलब टोटल फैक्टोरियल 8 है हमारे पास। अब मैं एडजस्ट करती हूँ सीट्स को हम एडजस्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 सीट 8 जगह मैंने बना दी। अब मैं अगर सपोज मान लेती हूँ कि पहले प्लेस में x बैठा है। ठीक है, अगर यहाँ पर x बैठा है तो y कहाँ पर बैठेगा, y 3 लोगों को छोड़ के y बैठेगा, क्योंकि उन्होंने कहा है कि x और y के बीच में 3 लोग हैं, राइट। तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पोजीशन छोड़ के 5th पोजीशन पे y बैठेगा, करेक्ट। अगर दूसरा हम ले लेते हैं, अगर x जो है वो सेकेंड प्लेस पे बैठा है, तो सेकेंड प्लेस पे अगर x बैठा है तो फिर से उसे थर्ड, फोर्थ, 5th जगह छोड़ के 6th पोजीशन पे y को बिठाना पड़ेगा, करेक्ट। नेक्स्ट और एक हो सकती है कंडीशन कि अगर मैं x को थर्ड प्लेस पे बिठा रही हूँ तो फिर से मुझे y को 4th, 5th, 6th छोड़ के 7th प्लेस पे बिठाना पड़ेगा। और एक कंडीशन ये भी हो सकती है, अगर मैं x को 5th पोजीशन में बिठा रही हूँ तो मुझे 4th पोजीशन पे x को बिठा रही हूँ तो मुझे 5, 6, 7 प्लेस छोड़ के 8th पोजीशन पे y को बिठाना पड़ेगा। इसके आगे तो कोई सीट बची नहीं है, तो मेरी पॉसिबिलिटीज तो ये 4 ही है, राइट, क्योंकि स्टार्टिंग से एंड तक आ गया है। तो मेरी ये पॉसिबिलिटी है 4, 1 2 1 2 3 4 पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, तो ये तो 4 पॉसिबिलिटीज है, बट इस पॉसिबिलिटीज को मैं 2 तरीके से यूज कर सकती हूँ। एक तो ये कि मैं x को बिठा रही हूँ, y को फिर 3 लोगों के बाद बिठा रही हूँ हर प्लेस में, है ना। x को पहले बिठा रही हूँ, फिर y को 3 लोगों के बाद बिठा रही हूँ, x को बिठा रही हूँ, फिर y को 3 लोगों के बाद, राइट। बट इसको मैं इस तरह से भी कर सकती हूँ कि मैं पहले y को बिठा रही हूँ और फिर 3 लोगों के बाद x को बिठा रही हूँ, यानी पहले y फिर x आ रहा है, फिर y फिर x आ रहा है, फिर y फिर x आ रहा है। यस, तो ये 4 तरीका जो है वो 2 तरीके से हो सकता है। ये 4 पोजीशन जो है बैठने की वो 2 तरीके से बिठा सकते हैं, या तो x को पहले और फिर y, या y को पहले और फिर x, यानी 2 तरीके, 2 वेज हो गए, राइट। तो यानी 4 पोजीशंस में 2 तरीके से x और y को दे सकती हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर 4 पोजीशन 2 वेज में ले रही हूँ, इसलिए मैंने 4 × 2 लिखा। समझ में आया, क्लियर। ये 4 × मैंने 2 क्यों लिखा है, ठीक है, क्योंकि x और y को मैं 4 पोजीशन पे बिठा सकती हूँ, लेकिन 2 तरीके से। ठीक है, तो 4 × 2। अब बचे 6 लोग, तो 6 लोग को तो मैं कहीं पे बिठाऊँ, 6 प्लेसेस तो मेरे पास है, तो उनके बारे में कुछ स्पेसिफिकली बताया नहीं है, तो उन 6 लोगों को मैं कहीं पे भी बिठा सकती हूँ, तो कहीं पे भी बिठा सकती हूँ, इसलिए मैंने उसका फैक्टोरियल 6 ले लिया। ठीक है, अपॉन टोटल कितनी सीट्स है 8 है, इसलिए फैक्टोरियल 8 मैंने यहाँ पर ले लिया। समझ में आई। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, तो 4 × 2 8 हो गया, फैक्टोरियल 6
इस 8 फैक्टोरियल को मैंने 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल ले लिया है। 6 फैक्टोरियल कट हो गया, 8 और 8 कट हो गया, बचा 1/7। तो 1/7 मेरा आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 जो कि है ऑप्शन सी। आई समझ में बात? 6 फैक्टोरियल है तो मैंने इस 8 फैक्टोरियल को सिर्फ 2 में लिया है, मतलब 8 इंटू 7 लिया और बाकी 6 फैक्टोरियल ही रखा, क्योंकि ऊपर नीचे फिर कट हो जाएगा आसानी से। ठीक है, तो इजी सम या ओके। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 18। सी क्वेश्चन नंबर 18, given that P of A 1/2, P of B 1/3 and P of A intersection B is 1/4, what is P of A dash upon B dash? सेम ऐसा क्वेश्चन हमने ऊपर भी किया है। हाँ, वो फॉर्मूले वाला कॉम्बो जो बोला था मैंने, उसमें भी हमने यही सब किया है, बट स्टिल चलो और एक बार कर लेते हैं। तो P of A हमें हाफ दिया है, P of B हमें 1/3 दिया है और A इंटरसेक्शन B हमें 1/4 दिया है। हमें फाइंड क्या करना है? P प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश अपॉन B डैश, वो हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश अपॉन B डैश इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी, इसका फॉर्मूला क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B डैश होल डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B डैश। ये फॉर्मूला है, आपके समरी में आप जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, अब ये A डैश इंटरसेक्शन B डैश को मैं A यूनियन B डैश भी ले सकती हूँ डी मॉर्गन्स लॉ के हिसाब से। ठीक है, तो मैंने A डैश इंटरसेक्शन B डैश को A यूनियन B होल डैश ले लिया अपॉन ये प्रोबेबिलिटी ऑफ B डैश वैसे का वैसे। ठीक है, अब ये A यूनियन B होल डैश को मैं फिर से स्प्लिट कर रही हूँ और एक फॉर्मूले में, तो वो आ जाता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, क्योंकि ये A यूनियन B होल डैश था तो उसको हम फिर और एक इसमें लेंगे तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B आता है, ये हम देख चुके हैं। अपॉन ये B डैश को भी मैं कैसे ले सकती हूँ? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B ले सकती हूँ, राइट? ये हमने बहुत सारे भी क्वेश्चंस में देखे। ठीक है, तो यहाँ पे तो मेरा मतलब मुझे मेन अभी ये सॉल्व करना है, लेकिन ये सॉल्व करने से पहले देखिए मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ B तो है, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B है क्या? नहीं, तो पहले मैं वो फाइंड कर लेती हूँ। ठीक है, फिर अगेन वी विल कम बैक टू दिस फॉर्मूला। ठीक है, मेन हमारा यही सॉल्व करना है, बट ये मेरे पास इसका वैल्यू नहीं है तो पहले मैं उसका वैल्यू निकाल लेती हूँ। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A। अब ये देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, ये हमने फर्स्ट और सेट ए सेट बी में देखा है। ये A यूनियन B की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, राइट? याद आया फॉर्मूला? सो अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, तो इसका हाफ, इसका 1/3 माइनस इसका 1/4 हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे तो इन तीनों का कॉमन फैक्टर 12 है, तो 12 ले लिया मैंने। 2 के W 12 6 से आता है तो 6 1 6, 3 के W 12 4 से आता है तो 4 1 4, और 4 के W 12 3 से आता है तो 3 1 3 आ गया। सॉल्व करके मुझे आंसर 7/12 आ रहा है। ठीक है, तो ये मेरा हो गया A यूनियन B की वैल्यू। अब मैं इसे इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करते, तो कम बैक टू फॉर्मूला अगेन। सो 1 ये मैंने वापस लिखा है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B अपॉन 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B। सो 1 माइनस 7/12 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B मेरा 1/3 है, तो मैंने वो ले लिया। अब बस हमें सॉल्व करना है, तो इसका कॉमन फैक्टर लेते हैं 12, 12 1 12 माइनस 7 होल डिवाइडेड बाय इसका 3 ले लेते हैं, तो 3 माइनस 1। अब ये 12 माइनस 7 5/12 बचा और नीचे 2/3 बचा। अब ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो उसका रेसिप्रोकल हो गया, तो 5/12 इंटू 3/2 आ गया, और फिर हम कैंसिल सब करके हमारा आंसर 5/8 आ रहा है। ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन सी 5/8 फॉर क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, तो इस लेक्चर में मैंने आपके क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 18 सम्स कवर किए हैं इस एक्सरसाइज में। एक्चुअली मैंने आपको पहले भी कहा है कि सेट सी एक्सरसाइज में बहुत सम्स थोड़े लेंदी है, सॉल्व करने में टाइम लगता है, बट बहुत इजी भी है। ठीक है, हर एक सम एक दूसरे से डिफरेंट है और कुछ नया सीखने मिल रहा है हमें यहाँ पे, राइट? तो आप सॉल्व कीजिए, डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। ओके, सो वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज। So practice from question number 11 to 18, okay, and the remaining question that is from 19 to 24 we will discuss in the next lecture. Okay, thank you.